पाकिस्तान दुनिया में आज एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर गैर महफूज हैं। एक तरफ हिंदुस्तान तो दूसरी तरफ तालिबान। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के वो क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आज ये मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। कभी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अपना सर उठाने लगती है तो कभी बलूचिस्तान के अंदर BLA की तहरीक जोर पकड़ जाती है। इकॉनमी की गिरती हुई सूरत हाल को देखते हुए चाइनीज डेट ट्रैप में फंसने का शदीद खतरा लाहक है और दूसरी तरफ IMF की सख्त शराइत ने अवाम का फुरकस निकाल दिया है और रही सही कसर मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल ने पूरी कर दी है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या 10 संगीन गलतियां की जिसकी बिना पर आज हम इस हाल में इस पोजीशन में खड़े हैं, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि इन हालात का असल जिम्मेदार कौन है जिसने हमें इस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है कि आज गरीब आदमी जो है आटे के एक थैले की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान का जोग्राफिया समझना पड़ेगा। 1947 में जब ये मुल्क माज़े वजूद में आया तो ये मुल्क मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ कौमों को काट कर एक खित्ते को तश्कील दिया गया, जिसकी रिजल्ट में ये कंट्री वजूद में आया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पंजाब को देखें तो पंजाब के 2 हिस्से किए गए। इसी तरह आप बंगाल के देखें तो बंगाल के 2 हिस्से किए गए, एक हिंदुस्तान को दिया और एक पाकिस्तान को दिया। फिर आप इसी तरह देखें तो KPK के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा अफगानिस्तान के पास था और दूसरा पाकिस्तान के पास था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद ब्रिटिश और अफगानिस्तान के अमीर के दरमियान एक मुआहदा तय पाया गया, जिस मुआहदे के तहत एक डूरेंट लाइन जो बॉर्डर था वो वजूद में आया, जो हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से अलहदा करती थी। सितम दरीफी देखिए कि जब ब्रिटिश अफगानिस्तान को हिंदुस्तान को छोड़कर गए तो पाकिस्तान के हिस्से में ये वाला इलाका आया, लेकिन पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद के आने के फौरन बाद अफगानिस्तान के अमीर ने इस इलाके पर पाकिस्तान की हुक्मरानी मानने से साफ इनकार किया। तब से अब तक जो है पठान जो है इस डूरन लाइन मुआहदे को नहीं मानते और वो नहीं चाहते कि वहाँ पर एक सरहद बनी जाए और उस सरहद पे उनको रोक टोक की जाए। पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान ने अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए इस इलाके को मुख्तलिफ जगह से रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से KPK के अंदर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और ऐसे बहुत सारे मसाइल जन्म लिए। इसी तरह आप नीचे बलूचिस्तान की तरफ आए तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर भी एक बलोच लिबरेशन आर्मी मार्ज़ वजूद में आई हुई है और जो कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान को फ्री किया जाए। फिर इसी तरह आप अगर कश्मीर के बारे में देखे जाए तो कश्मीर पर हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान तीनों का मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा है। हर मुल्क ने अपनी ताकत के मुताबिक इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है और तीनों मुल्क ही इस पर अपना क्लेम करते हैं और ये वाला एरिया भी बहुत सारे तनाज़ात का शिकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा इलाका है जो कि गैर मुतनाज़ था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है, तो जी हाँ, सिंध वाहिद सूबा जो कि गैर मुतनाज़ था, जिसकी बिल्कुल कोई डिवीजन नहीं की गई और जैसे कि जैसा वो पूरा सूबा था वो पूरे का सूबा पाकिस्तान को दे दिया गया। जी तो दोस्तों, लेकिन एक बात है जो इन तमाम सूबों में रहने वाले लोगों के दरमियान मुश्तरक है, यानी एक ही ऐसी चीज़ है जो इन लोगों को जोड़े रखती है। ये मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं लेकिन इनका मज़हब जो है वो एक है, यानी कि इस्लाम मज़हब होने की वजह से ये एक वजह है जिसकी बिना पर ये कौम आपस में जुड़ी रहती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुसलमान होने के बावजूद ये तमाम लोग मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और इस फ़िरका वारियत की बिना पर आए दिन मसाइल जन्म लेते हैं और कत्ल व गारत होती रहती है। अब आप जान गए होंगे कि पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो पाकिस्तान को किस कदर संगीन मसाइल का सामना था। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के वो क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आज ये मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। नंबर 1, गैर जमहूरी रवैये। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद से फौजी हुक्मरान यानी जर्नैल जो थे वो मार्शल लॉ लगाते और हटाते रहे, जिसकी बिना पर कॉन्टीन्यूस डेमोक्रेसी के ना होने की वजह से यहाँ पर कभी भी जमहूरियत अपनी असल हाल में फल फूल ना सकी और बार बार हुकूमतें गिराने की बिना पर मुल्क में जमहूरियत कभी अपनी असल हालत में ना रह सकी
जिसकी बुनियाद पर हुक्मरान और अवाम में कभी एतमाद की फ़िज़ा कायम ना हुई। जमहूरियत पर डाके डालने की इस आदत ने शेख मुजीब को मजबूर किया कि वो अलहदा मुल्क की डिमांड करे और फिर 1971 में हमें आधे मुल्क से हाथ धोना पड़े। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आधा मुल्क गंवाने के बावजूद आज भी हमने कुछ सीखा नहीं है। नंबर 2, मजहबी इंतहा पसंदी। जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है, मजहबी इंतहा पसंदी किसी न किसी सूरत में इस मुल्क में है, जिसका मुल्क को शदीद नुकसान हुआ है। और ये सहरा उन मजहबी उलमा को जाता है जो मजहबी मुनाफरत को हवा देते हैं और कत्ल के फतवों का एक बाजार गर्म रखते हैं, जिसकी वजह से मुल्क और कौम में फसादात जन्म लेते हैं और मुल्क और कौम कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। नंबर 3, एक मुस्तकिल दुश्मन। सियाने कहते हैं कि रिश्तेदारों से आपकी बने या ना बने, लेकिन हम साए से आपकी ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि जब भी आप पर कभी भी कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हम साए वो पहला ताल्लुक है जो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आपकी मदद को आएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने दुश्मन भी हम सायों में ही पाल रखे हैं। हिंदुस्तान, जब से हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए हैं, हमारी हिंदुस्तान से एक दुश्मनी चली जाती है और उसकी बुनियाद कश्मीर है। कश्मीर का एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन ये मसला जूं का तूं खड़ा हुआ है और जिस मसले की बुनियाद पर हमें एक बड़ी फौज पालनी पड़ती है और मुल्क का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस बजट पर लग जाता है। अमेरिका और कनाडा जिंदा मिसाल है। दोनों मुल्कों की तरक्की की एक मेजर रीज़न यही है कि दोनों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फ्रांस और जर्मनी 2 बड़ी जंगें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के बाद भी अच्छे दोस्तों की तरह रह रहे हैं, लेकिन हमारी नकम्मी की आदतों में इतनी अहलियत है ही नहीं कि अपने मसाइल बैठकर हल कर सकें, ताकि जो पैसा हम हथियार खरीदने में लगाते हैं वो पैसा हम तालीम, सेहत और रोजगार पर लगाएं और अपने लोगों की किस्मत बदल सकें। नंबर 4, किराए के गुंडे। जी हाँ, हमने किराए के गुंडा बनने का भी रोल बखूबी सर अंजाम दिया है। 1980 के बाद से अब तक हम अमरीकी जंगों में हिस्सा लेते रहे हैं और सिर्फ डॉलरों के इर्द, और इन डॉलरों की खातिर हम अपने लोग मरवाते रहे हैं और लोगों से नफरतें पालते रहे हैं। इन जंगों का हमें इस कदर शदीद नुकसान हुआ है कि मुल्क का इमेज बिल्कुल तबाह हो गया है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक दहशतगर्द की नज़र से देखती है। अपने मुल्क की गलत पॉलिसियों की बिना पर हमने शदीद नुकसान उठाया है और हमारे ख्याल से ये वक्त आ गया है कि अब हमें मजीद किराए के गुंडे बनने की ज़रूरत नहीं। नंबर 5, गैर मुल्की कर्जे। दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क तो क्या है, जो कि तरक्की कर चुके हैं वो मुल्क भी आपस में एक दूसरे से कर्जे लेते हैं। जैसे कि एक मिसाल है आपके पास चाइना। अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क है, लेकिन हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि हम कर्जा तो लिए जाते हैं पर ये नहीं पता कि वो कर्जा वापस कैसे अदा करना है। कोरिया, जर्मनी, जापान ऐसे मुल्क हैं जो कर्ज लेकर ही आज अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन ये ममालिक उन कर्ज की रकम को ऐसे मंसूबों पर लगाते हैं कि जिनसे कांस्टेंट इनकम जनरेट होती है और वो ये इनकम उन कर्ज को वापस अदा करने में मददगार साबित होती है। लेकिन हमारी हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत से बढ़ चढ़ कर कर्जा लेती है और ऐसे मंसूबों पर पैसा लगाया जाता है जिससे इलेक्शन जीतने में तो मदद मिलती है पर कर्ज की अदायगी के लिए कोई कांस्टेंट इनकम जनरेट नहीं होती। नंबर 6, माफिया। कामयाब मुल्कों में हर डिपार्टमेंट में एक यूनियन होती है और वो यूनियन अपने लोगों का ख्याल भी रखती है और डिपार्टमेंट को बेहतरीन तरीके से चलाती है। पर हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि हर डिपार्टमेंट में एक माफिया बैठा है और वो माफिया उस डिपार्टमेंट को तबाह करने पर लगा हुआ है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले, बेशक आप अदलिया के पास जाएं, आप हॉस्पिटल्स में जाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप तालीम के डिपार्टमेंट में चले जाएं, हर डिपार्टमेंट में आपको एक माफिया मिलेगा और वो माफिया बैठ के उस डिपार्टमेंट का सत्यानाश करी जा रहा है और कोई नहीं है जो उनको पूछने वाला। और अफसर शाही की ये इंतहा है कि सिर्फ वो बैठ के तनख्वाहें लेते जा रहे हैं और काम करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता, जिसकी पनाह पर आम आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार रहती है। और सिर्फ यही नहीं, बाहर से आने वाला पैसा भी रुक जाता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे हमें वहाँ पर रिश्वत देनी पड़ेगी, हमें अपना काम करवाने के लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे, कोई सिक्योरिटी जब नहीं होगी तब तक बैरूनी इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आएगी। जब तक बाहर के लोग इस चीज़ से महफूज ना हो जाएं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें लौट कर वापस आएगी और हमें
मज़ीद किसी किस्म की खेचल और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना पड़ेगा, वो तब तक वो पैसा जो है पाकिस्तान में नहीं लेकर आएंगे। और जब पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा तो तब तक पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्री, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे और प्राइवेट इंडस्ट्री में कमी ही रहेगी और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। नंबर 7, इंसाफ की धज्जियाँ या महंगा इंसाफ। जी हाँ, बिल्कुल, एक सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में ये है कि अगर एक आम आदमी को इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो उसको इंसाफ लेने के लिए या तो एक लंबा अरसा दरकार है या तो वो कभी इंसाफ नहीं ले पाता। उसके मुकदमात जो है वो उसके आने वाली नस्लों पर शिफ्ट होते रहते हैं और पाकिस्तान में हज़ारों सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसाफ की खातिर नस्ल दर नस्ल कचहरियों और अदालतों के धक्के खा रहे हैं। और यही वजह है कि अमीर आदमी जो है वो अमीर से अमीर तर होता रहता है और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता रहता है। और गुंडों और मवालियों का मुल्क में सरेआम बाजार गर्म है। उसकी वजह यह है कि जब वो जानते हैं कि इस मुल्क में आम इंसाफ को इंसाफ लेना नहायत दुश्वार है तो उनका हौसला भी बढ़ जाता है और वो मज़ीद बढ़ चढ़ के आम आदमी का और एक शरीफ इंसान का जीना हराम कर देते हैं। नंबर 8, जंगें किसी भी मुल्क की कमर तोड़ के रख देती हैं। जीतने या हारने वाला दोनों जंगों से मुतासिर होते हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने है। बरतानिया ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जीत तो ली, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप देखें कि बरतानिया टुकड़ों में बट गया। तो बरतानिया में इस कदर महंगाई होगी और इस कदर मसाइल जन्म लिए कि बरतानिया, जिस पे कहा जाता था कि यहाँ पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता, तमाम सुल्तनतें बरतानिया के हिस्से बिखर गए और विद इन 10 ईयर्स के अंदर बरतानिया अपने आधे से ज़्यादा इलाकों से हाथ धो बैठा। हमारा मसला भी ये है, हम एक कमज़ोर मुल्क होने के बावजूद 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इलाकाई जंगें भी लड़ चुके हैं। 1965, 1948, 1971 की ये 3 बड़ी जंगें हमने लड़ी। 1971 में तो ये हालात हो गए कि हम आधा मुल्क ही गंवा बैठे और हर आने वाली जंग के बाद पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लगी और मज़ीद प्रॉब्लम्स आए और जिस कश्मीर को हासिल करने के लिए हमने ये 3 जंगें लड़ी वो कश्मीर का मसला यूं का तू ही खड़ा है। और आज भी हम अपनी इन पॉलिसियों से बाज नहीं आए और बजाय इसके कि अपने मामलात को बैठ के हल करें, हम मज़ीद इसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि असला ख़रीदें, हम डिफेंस का बजट बढ़ाएं और किसी तरह जो है हम इस कश्मीर को हासिल कर लें। पर माजरत के साथ ये जो है नई दुनिया, इसके अंदर आपको अपने तमाम मसाइल बैठ के बातचीत से ही हल करना होंगे। नंबर 9, नालायक लीडरशिप। दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं कि जिस मुल्कों के अंदर एक काबिल आदमी आया और उसने उस मुल्क की काया ही पलट के रख दी। मौजूदा तारीख में आप देखें तो आपको चाइना में माओ ज़ेडुंग, आपको सिंगापुर में क्योन ली, इसी तरह आपको साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला, इसी तरह आपको यूएसए के अंदर जॉर्ज वाशिंगटन और उसके बाद अब्राहम लिंकन जैसे ऐसे लीडर नजर आएंगे जिन्होंने गिरते हुए मुल्कों को उठाया और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक भी ऐसा शख्स मुल्क में नहीं आया जो कि इस मुल्क की भाग दौड़ जो है अच्छे तरीके से संभाल सके और इस मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके। हमारे हिस्से में ऐसे लोग आए जो कि इंतहाई छोटी सोच रखने वाले और फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे, जिन्होंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के और अपने मफादात के लिए काम किया और पाकिस्तान जो है मसाइल की दलदल में घिसता ही चला गया और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान किन मसाइल से गुजर रहा है और पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है। तो सबसे बड़ी एक ये भी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो डायरेक्शन लेस नाअहल लोग हैं। नंबर 10, आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी का ना होना। किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी जो है एक बुनियादी किरदार अदा करती है। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ हम फ़ौरन अमेरिका के कैंप में चले गए और तब से आज तक जैसे यूएसए कहता है कि उससे आपने ताल्लुक़ रखना, उससे आपने नहीं रखना, हम वही करते हैं। और फिर क्योंकि हम उनके मकरूज़ हैं, उनके कर्जदार हैं, तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है।
हम अगर उनकी बात नहीं मानेंगे वो आपकी रस्सी टाइट कर देंगे, और जैसे ही आप उनकी बात नहीं मानेंगे आपके मुल्क के अंदर महंगाई और इकॉनमी गिरती रहेगी और महंगाई बढ़ती रहेगी। तो ये एक मेजर वजह है कि हमें आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान ने आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी का इंतखाब किया। शुरू में उनको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा, लेकिन आज वो अपने फैसले खुद करते हैं, और यही वजह है कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी उभर कर सामने आई है। जी तो दोस्तों, ये तमाम मसाइल ऐसे हैं और ये तमाम गलतियां ऐसी हैं जिनकी बिना पर हम आज इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़े हैं। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन ये बात तय है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की की तरफ बढ़ना है, तरक्की की मनाजिल तय करनी है, तो इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना लाजमी है। और जो भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म बने, उसको इन मसाइल को एड्रेस करना होगा, तभी ये मुल्क वापस पटरी पर चढ़ेगा और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। शुक्रिया।